उन्होंने ब्रिटिश जो शासन था उसके खिलाफ हथियार उठाए। जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको बहुत छूट दी हुई है और सैनिकों को प्रॉब्लम थी इन कारतूसों से। इसके अलावा उनकी पे भी कम कर दी गई थी, भत्ते थे कुछ वो बंद कर दिए थे। तो ये बहुत सारे कारण थे जिनके कारण समाज के विभिन्न वर्गों में रोष था। ये जब कुछ लोग जो इनमें से बच गए थे, जो बाद में वापस आते हैं, उनके साथ लोग जो उनके गाँव शहर वाले थे वो बात नहीं करते थे डर के मारे, तो इसलिए इनका कहीं जिक्र नहीं आया। देखो 1857 का जो भारत था ना, वो उस समय भी जो आम लोग थे उनके जहन में, उनके दिमाग में जो राजा या बादशाह थे वो ही थे असली शासक। जब बादशाह इस विद्रोह के साथ जुड़ गया तो बाकी जो टुकड़ियां थी, सैन्य टुकड़ियां, जब उन्होंने विद्रोह किया तो वो भी फिर दिल्ली आई। दिल्ली केंद्र बन गया विद्रोह का, और दिल्ली को केंद्र बनाने के लिए बादशाह का जुड़ना जरूरी था, और बादशाह को जोड़ा थर्ड लाइट कैवेलरी। तो पृथला की सराय को सेंटर रखते हुए ये युद्ध हुआ 8 जून को। इसके अंदर ये झज्जर के थर्ड लाइट कैवेलरी के सैनिक थे, और उसके अलावा और कई विद्रोही यूनिटें थी जो जैसे 10th और 11th नेटिव इन्फेंट्री, 54th नेटिव इन्फेंट्री, इन सब के सैनिकों का और अंग्रेजों का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने खुद नोट किया कि ऐसा कोई घर नहीं था नर्दक में, वो जो उनका पूरा भाईचारा था उसमें ऐसा कोई घर नहीं था जिसका एक आध व्यक्ति उस लड़ाई में शहीद नहीं हुआ। नमस्कार, रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के 21st एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हमने कर्नल योगेंद्र सिंह जी से बात की। कर्नल योगेंद्र सिंह जी से हमने 18th सेंचुरी के हरियाणा के बारे में जाना। सर के पास नॉलेज बहुत है, उनका स्टडी और लेखन बहुत है हरियाणा की हिस्ट्री के ऊपर, तो हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिला जो हमने शायद ही पहले कभी सुना होगा। ये 21st एपिसोड का सेकंड पार्ट है और हम इसमें मोस्टली हाईलाइट करेंगे जो टॉपिक होगा वो 1857 का वॉर, जब संपूर्ण भारत में भारत की जनता ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया था। आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। जो भी हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, जिनको भी हिस्ट्री सुनने को अच्छा लगता है, पढ़ने को अच्छा लगता है, जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उन सब के लिए ये एपिसोड एक गिफ्ट की तरह होगा, कर्नल योगेंद्र सिंह जी के माध्यम से मिला हुआ। आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आप इस एपिसोड को सबके साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय द शो। नमस्ते सर। नमस्ते। ये फॉर्मेलिटी है, ये सब हम कंटिन्यू करते हैं सर। हाँ। सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, मैंने आपके बुक्स पढ़े में जो सेंचुरी ऑफ राज ये बुक है जो 19th सेंचुरी पे लिखा गया है। इस बुक में सर आपने 1857 का जो वॉर है उसके बारे में बहुत सारे पेजेस लिखे हैं, मतलब शायद 150 के लगभग पेजेस कवर 200 पेजेस होंगे जो सिर्फ 1857 के वॉर के बारे में ही है। तो इतना क्या था इस वॉर में कि आपको इतना लिखने के लिए मिला? नहीं, ये 200 पेज सिर्फ हरियाणा के बारे में है। हाँ, हरियाणा का जो सब सिचुएशन था 1857 के लड़ाई में। मैं मोटे तौर पे आपको बताऊं तो लगभग 39 ऐसे उस समय के छोटे और बड़े एंगेजमेंट हुए ब्रिटिशर्स और हमारे जो विद्रोही सैनिक थे या हमारे जो गांव और बाकी जो थे जिन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया था, उनके बीच में कोई 39 ऐसे लड़ाइयाँ हुई, जिसमें से 8 को हम बड़ी लड़ाई कह सकते हैं। बड़ी लड़ाई से मेरा मतलब है जिसमें 2-3 हज़ार से ज़्यादा ट्रेंड सोल्जर्स हिस्सा ले रहे हों, और इम्पॉर्टेंट एंगेजमेंट्स वो हैं जिसके अंदर 500 से 1000 के बीच में ट्रेंड सोल्जर हिस्सा ले रहे हों। तो ऐसा 8 बड़ी और लगभग 31 जो हैं वो स्मॉलर एंगेजमेंट्स का मैं आपको ब्यौरा दे सकता हूँ, जिनमें से विशेष है थर्ड लाइट कैवेलरी, मेरठ। बोलते हैं 1857 की जो लड़ाई है वो संपूर्ण भारत की जो शुरुआत हुई इस लड़ाई की वो मेरठ से हुई।
कुछ लोग बोलते हैं अम्बाला से भी हुई, तो कहाँ से हुई एक्चुअली? इट्स अ मैटर ऑफ सिमेंटिक्स एक्चुअली के कौन किस पहले हुआ। सच्चाई ये है कि दोनों जगह पे कई जगहें थी जहाँ पे विद्रोह के सवर उठ रहे थे। सैनिक जो थे वो अपना एटीट्यूड दिखा रहे थे अंग्रेज़ों को कि वो खुश नहीं हैं। तो उसमें अम्बाला भी शामिल था, मेरठ भी शामिल था, पेशावर भी शामिल था, इवन कलकत्ता में भी घटना हुई थी। तो ये इनको छोड़ के हम जो सबसे बड़ी घटना हुई वो हुई मेरठ में। 21 अप्रैल को, उस समय जो कैवलरी यूनिट होती थी उसमें जो सबसे चुने हुए सैनिक होते थे उनको स्किर्मिसर्स कहते थे। स्किर्मिसर्स का मतलब है कि वो उस समय घुड़सवार होते थे, वो आगे जाते थे दुश्मन की खबर लेने का, छोटे छोटे टुकड़ियों में वो काम करते थे। तो उनको बड़ा वेल ट्रेंड और इनिशिएटिव वाले होने चाहिए थे। तो ऐसा जो उनकी टुकड़ी थी उसने कारतूसों से फायर करना मना कर दिया था, जिनके ऊपर शक था कि इनमें गाय या सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। क्योंकि ये लोग भारतीय होते थे, हरियाणवी होते थे। हाँ, तो इसलिए उनको सजा दी गई थी 21 अप्रैल को। और तो इस बात से बहुत नाराजगी थी उस यूनिट में। ये यूनिट थी 3rd लाइट कैवलरी। अब 3rd लाइट कैवलरी कौन थे? 3rd लाइट कैवलरी जो थी उसके कुल संख्या जो थी वो लगभग 550 के आसपास थी। ये सैनिक जो थे ये थे हरियाणा और गंगा दोआब से। गंगा दोआब, जो दोआब है जमुना और गंगा के बीच में, उसको दोआब कहते हैं। दोआब, दो नदियों के बीच की जगह। तो इन दोनों जगहों से ये रिक्रूट हुए थे। इनके अंदर था लगभग 44% जो सवार थे, घुड़सवार, वो थे हिंदू और 56% थे मुस्लिम। तो ये एक मिक्स्ड यूनिट थी और इस मिक्स्ड यूनिट ने विद्रोह किया था। इसके अंदर जो विद्रोह के जो कमांडर बन के उभरे वो थे हवलदार मातादीन। ये था झज्जर के, इसका मतलब झज्जर परगना उस समय कहते थे, वहाँ से था। एक दूसरे का नाम था बरकत अली कलानौर रोहतकी और एक था कलानौर से। तो ये 3 जो थे, कुदरत अली कलानौर रोहतकी और एक था इरशाद अली जो था वो था कलानौर से। तो इन्होंने 10 तारीख को विद्रोह किया मेरठ में। अप्रैल के 10 मई को 21 अप्रैल को हुआ था, पनिशमेंट हुआ था। वो सब जेल में थे। ये जो वो जो थे 85 थे वो जेल में थे। बाकी बचे हुए ने लगभग 400 के आसपास जो बचे हुए थे उन्होंने विद्रोह किया 10 मई को। सब ने नहीं किया, लगभग 100 जो थे उन्होंने विद्रोह नहीं किया। लगभग 300 सवार थे जो विद्रोह करते हैं और ये जाके अपने साथियों को वहां से निकालते हैं। विद्रोह किया मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने ब्रिटिश जो शासन था उसके खिलाफ हथियार उठाए। तो वो वहां से उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाया और अगले दिन वो वहां से चलते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में उस समय तक शांति थी। तो ये लोग उस समय एक पुल होता था, दिल्ली आने का मेरठ से रास्ता था बागपत होके। आजकल तो दूसरा रास्ता बन गया है जो मोदी नगर मुजफ्फरनगर होके जाता है। उस समय का रास्ता था एक बागपत नाम की, मेरठ से बागपत, बागपत से लोनी, लोनी से दिल्ली। तो जमुना को क्रॉस करते थे, वहाँ पे वो नाव को इकट्ठी बांध के पुल बनाया हुआ था, तो उसको ब्रिज ऑफ बोट्स कहते थे। तो ये उस ब्रिज ऑफ बोट्स को कैप्चर करते हैं और उसके बाद ये लाल किले पे आते हैं। लाल किले पे जब ये आते हैं तो ये कहते हैं हमें बादशाह से मिलना है। तो बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर बूढ़े थे, 80 साल के हो चुके थे वो। तो
वो अपना जो उनका हकीम था उसको बोलते हैं कि भाई इनको बताओ कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं क्या करूँगा। तो वो जाके जब इनको कहते हैं कि तो अगर आप लाल किले में जाओगे ना तो एक झरोका है जिसमें मुगलों के समय में प्रथा होती थी कि बादशाह वहाँ से दर्शन देता था। मतलब वहाँ के खड़ा होता था ताकि सब लोग देख सकें कि हाँ बादशाह है, जिंदा है, स्वस्थ है और अपना काम कर रहा है। तो वहाँ पे आके ये कहते हैं कि बादशाह को बुलाओ। तो वो मैसेज आता है कि जी बादशाह कह रहे हैं कि नहीं। तो ये उसको जवाब देते हैं, अरे उसको बुढ़े को बताओ कि हम हिंदुस्तान का राज उसे देने आए हैं और वो अपना नाम देगा और हम उसको राज देंगे। तो यहाँ से असल में जो अगर आप पैन इंडिया विद्रोह की शुरुआत मानो तो यहाँ से होती है। सर आपने जैसे कहा कि उनको पनिशमेंट दी गई जो हमारी भारत के हरियाणा के लोग थे क्योंकि उन्होंने कारतूस वो जो करते होंगे यूज़ करते होंगे उसको मना किया। लेकिन पहले भी तो पनिशमेंट्स दी गई होंगी जो भारतीय सैनिक थे, तो पहले तो कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया और अब एकदम से आवाज़ उठाया, विद्रोह किया। तो क्या इसकी प्लानिंग या इसकी सोच वो पहले से कर रहे थे या ऐसे ही एक सिचुएशन आ गई और उन्होंने? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो कारतूस थे ये कई महीने हो गए थे इनको इंट्रोड्यूस हुए और कई जगहों पे सैनिकों ने मना किया था। अकेले मेरठ में नहीं हुआ था, और जगह पे भी सैनिकों ने मना किया था कि भाई हम नहीं फायर करेंगे क्योंकि ये हमारे रिलीजन को वायलेट करता है। गाय की चर्बी हिंदू को हराम है और सुअर का चर्बी मुसलमान को हराम है। तो वो हिंदू सैनिक भी कह रहा था, मुस्लिम सैनिक भी कह रहा था। तो ये बात सिर्फ मेरठ में नहीं हुई थी, ये बात अंबाला में भी हुई थी, ये बात कलकत्ता में भी हुई थी, ये सब जगह हो रही थी। जहाँ पे भी वो कारतूस इंट्रोड्यूस हो रहा था वहीं पे उसके विरोध में सवाल उठ रहा था। यहाँ पे स्पेसिफिक क्या हुआ कि वो जो 85 लोगों को इकट्ठे सजा दे के बंद किया गया, ये विशेष घटना हुई थी जो मेरठ में हुई थी। दूसरी बात उससे जुड़ी, आपने पूछा कि भाई क्या ये पूरे भारत की प्लानिंग थी या सिर्फ एक लोकल इवेंट था। इसके बारे में दो विचार हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये एक पूरे देश में इसकी प्लानिंग थी जिसके अंदर अवध का नवाब, ब्रिजेश कादर, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, ये सब शामिल थे और सैनिक भी शामिल थे और ये सब मिलके प्लान बना रहे थे। बल्कि इस थ्योरी के हिसाब से ये है कि थोड़ा जल्दी हो गया, ये असल में थोड़ा और कुछ दिन बाद शुरू होना था, लेकिन ये मेरठ की घटना के कारण ये सारी काम जल्दी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई प्लानिंग पूरी नहीं थी। हाँ, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ एक रोष था जो लगभग पूरे भारत में और विशेष तौर पे उत्तरी भारत में था। ये क्योंकि उसके कई कारण थे। कहीं पे लोगों को लग रहा था कि उनकी जाति के ऊपर हमला हो रहा है, कहीं पे लोगों को लग रहा था कि उस टाइम जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको बहुत छूट दी हुई है और सैनिकों को प्रॉब्लम थी इन कारतूसों से। इसके अलावा उनकी पे भी कम कर दी गई थी, भत्ते थे कुछ वो बंद कर दिए थे। तो ये बहुत सारे कारण थे जिनके कारण समाज के विभिन्न वर्गों में रोष था। लेकिन एक सैन्य ताकत से लड़ने के लिए तो आपके पास सैन्य ताकत चाहिए। एक आम नागरिक नहीं लड़ सकता है ना, अगर सामने वाले के पास बंदूक है और एक आम नागरिक नहीं लड़ सकता। तो जो ये विद्रोह हुआ ये सैनिकों द्वारा ही हो सकता था और वो काम शुरू हुआ थर्ड लाइट कैवलरी। थर्ड लाइट कैवलरी में प्योरली हरियाणवी नहीं थे, जैसे मैंने बताया दोआब से भी उनकी भर्ती होती थी और हरियाणा से भी भर्ती होती थी और इसमें दोनों थे। 56% मुसलमान था, 44% हिंदू था। तो ये प्योरली हरियाणवी यूनिट नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर सैनिक और ख़ास तौर पे जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, माता दिन, कुदरत अली, ये जो थे ये जरूर हरियाणा से थे। तो लेकिन जो इसकी विशेष बात है इस यूनिट की वो है कि इस यूनिट ने इसको एक लोकल विद्रोह से ऊपर उठा दिया।
अगर ये मेरठ से दिल्ली ना आते और बादशाह को शामिल ना करते तो ये बात खत्म हो जाती। बात हो सकता है मेरठ में ही खत्म हो जाती। क्योंकि ये दिल्ली आए, क्योंकि इन्होंने बादशाह को अपने साथ मिला लिया, इससे इस विद्रोह का रूप बदल गया। तो ये और ये जो बात थी, इसके लिए जो इस सेना की टुकड़ी के जो 3-4 लीडर थे, इनको हमें जरूर देना चाहिए क्रेडिट कि भाई ये थे, इन्होंने कहा कि अब हम दिल्ली जाएंगे मेरठ के बाद, कि भाई अब हम दिल्ली जाएंगे, बादशाह से मिलेंगे। और ये इस यूनिट का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है इस पूरे 1857 के उसमें, और आमतौर पे इसका जिक्र नहीं होता है। ये एक थोड़ा सा दुख की बात है कि इसका जिक्र नहीं होता है, क्योंकि इनका इतिहास लिखने वाला कोई नहीं था। ये आम सैनिक थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, और उसके बाद ये विद्रोह हो गया फेल। विद्रोह फेल हो गया तो फिर तो लोग जो जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा लिया था उसके साथ बात करने से भी डरते थे कि कहीं सरकार हमारे ऊपर इनकी वजह से हमें ना सजा मिल जाए। तो ये जब कुछ लोग जो इनमें से बच गए थे, जो बाद में वापस आते हैं, उनके साथ लोग जो उनके गांव शहर वाले थे वो बात नहीं करते थे, तो डर के मारे। तो इसलिए इनका कहीं जिक्र नहीं आया। बहादुर शाह या बाकी जितने भी ये जो थे राजा या जो थे, उनका जिक्र इसलिए आ गया कि उनका कोई ना कोई लिखने वाला था, उनके बारे में लिखने को कोई ना कोई था। और ये जो थे जिन्होंने असलियत में काम किया, इनके बारे में कोई लिखने वाला नहीं था, तो इनका जिक्र नहीं आया था। तो ये मैंने इनके बारे में बड़ा डिटेल में लिखा है, क्योंकि अगर ये यूनिट वो चिंगारी नहीं जलाती, थर्ड लाइट कैवलरी वो चिंगारी नहीं जलाती, तो ये विद्रोह शायद इस लेवल पे नहीं होता। फिर ना सिर्फ ये दिल्ली आते हैं, अगले दिन ये गुड़गांव, फिर वो बादशाह उनसे मिले ही नहीं थे। नहीं, बादशाह ने फिर मान लिया, बादशाह ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। तो उससे क्या है ना कि एक निशान मिल गया। देखो 1857 का जो भारत था ना, वो उस समय भी जो आम लोग थे उनके जहन में, उनके दिमाग में जो राजा या बादशाह थे वो ही थे असली शासक। तो खास तौर पे उत्तर भारत में मुगल बादशाह की ताकत खत्म हो चुकी थी। उसकी ताकत तो नादिर शाह ने 1739 में ही खत्म कर दी थी, लेकिन नाम उसका चल रहा था। 1850 में भी अगर किसी राज्य का राजा बदली होना है तो वो दिल्ली से सनद लेता था, उसको राजा बनने से नहीं रोक सकता था बादशाह। बादशाह के पास इतनी पावर नहीं थी, वो तो खुद पेंशन पे जी रहा था। लेकिन आम आदमी की निगाह में हिंदुस्तान का राज अभी भी उसी का था, और उसकी दी हुई सनद जो थी वो एक लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट था कि जी हाँ अब ये इसका हक है। तो ये मॉरल जिसको कहते हैं ना आप, मॉरल अथॉरिटी, वो उस बादशाह की थी, उसका नाम उसके साथ जुड़ गया। तो जैसे महात्मा गांधी ने क्या किया, उनकी मॉरल अथॉरिटी होती थी, उन्होंने कभी कांग्रेस में कोई अपना पद नहीं संभाला, कुछ नहीं है, लेकिन उनकी मॉरल अथॉरिटी इतनी ज़्यादा थी कि कांग्रेस में कोई उनका विरोध नहीं कर सकता था। तो बादशाह की इतनी मॉरल अथॉरिटी तो नहीं थी जितनी महात्मा गांधी की बनी, लेकिन उसकी 1857 में भी अच्छी मॉरल अथॉरिटी थी आम जनता के दिमाग में। तो इसलिए उनका जुड़ना बहुत जरूरी था। जब बादशाह इस विद्रोह के साथ जुड़ गया तो बाकी जो टुकड़ियां थी, सैन्य टुकड़ियां, जब उन्होंने विद्रोह किया तो वो भी फिर दिल्ली आई। दिल्ली केंद्र बन गया विद्रोह का, और दिल्ली को केंद्र बनाने के लिए बादशाह का जुड़ना जरूरी था, और बादशाह को जोड़ा थर्ड लाइट कैवलरी ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है थर्ड लाइट कैवलरी की। दूसरा है कि उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो ये एक टुकड़ी है जो उसके बाद गुड़गांव को कैप्चर करती है, जो यहाँ से जो अंग्रेज और उनके समर्थक थे उनको निकालती है। उसके बाद ये बादली की सराय में, गुड़गांव तब तो छोटा सा गांव था। नहीं, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था उस समय भी। जो ये अभी जो ये डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, पलवल, फरीदाबाद, नूह,
गुड़गांव, ये सब गुड़गांव का हिस्सा होते थे उस समय। और रेवाड़ी भी इसी का हिस्सा था। और नारनौल और महेंद्रगढ़ जो था वो झज्जर नवाब का था। तो ये सारा गुड़गांव, और उसका गुड़गांव में कैंटोनमेंट होती थी काफ़ी बड़ी, और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो भी गुड़गांव ही था। लेकिन ये इतनी बड़ी जगह नहीं थी उस समय, छोटी सी, ये छोटी सी जगह तो अभी भी थी। एक वैसे मैं आपको साइड की बात बताऊं, गुड़गांव में पानी नहीं होता था। अच्छा। तो इधर आमतौर पे लोग जो थे पानी वाले एरिया, जैसे हमारी तरफ वाला एरिया, उधर से वो अपनी लड़कियों का इधर रिश्ता नहीं करते थे कि लड़की को बहुत दूर से पानी लेकिन लाना ऐसे पड़े। बोलते ना, गुड़गांव छोटा सा गांव था, फिर जब मारुति कंपनी वहां आई Correct. तब वो डेवलप यस हुआ। यस, दैट्स ट्रू। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, अच्छा। छोटी जगह थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये 1857 में भी था। फिर वो जो लोग आए गुड़गांव में, गुड़गांव में तो उन्होंने यहाँ पे उस टाइम होते थे मिस्टर फोर्ड, जो डीसी होता था। तो पहली इनकी जो झड़प हुई, अच्छा, तब डीसी भी अंग्रेज हाँ, होते थे। अंग्रेज थे, मिस्टर फोर्ड नाम था उसका। तो वो, उसके पास कुछ झज्जर के नवाब के सैनिक थे, कुछ पटौदी के नवाब के सैनिक थे, और कुछ यहाँ पे एक वो होती थी फेंस, किसी दिन हम बात करेंगे उसका, एक ग्रेट हेज ऑफ इंडिया, तो वो इधर से गुजरती थी। तो उसके कुछ उसके पास पियोन होते थे, उनके पास भी हथियार होते थे। तो उनको उसने इकट्ठा करके थर्ड कैवलरी को रोकने की कोशिश की। बिजवासन नाम का एक गांव है, गुड़गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली की तरफ जाओ तो वहाँ पे। लेकिन वो थर्ड कैवलरी वालों ने इनको हरा दिया और ये वापस गुड़गांव आ गए। पर उस दिन रात हो गई थी, तो थर्ड कैवलरी वाले वहीं बिजवासन में रुक गए। और अगले दिन 13 मई को उन्होंने गुड़गांव पे कब्जा किया। उसी रात को, उनके आने से पहले, फोर्ड अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल के और इधर पलवल के लिए आ गए थे। अंग्रेज इस दौरान जो है वो 21 मई के आसपास वो अंबाला से दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो पहली, और वो आते हैं लगभग मई एंड तक, वो करनाल में हैं, उसके बाद आगे आते हैं। तो 8 जून को बादली की सराय नाम की जगह पे, असली नाम है पीरथला गांव है, पीरथला जिसको कहते हैं हमारी भाषा में। पीरथला गांव में एक सराय थी बहुत बड़ी, इनफैक्ट वो गांव सराय के अंदर बसा हुआ है। सराय मतलब एक तरह के आप पुराने समय के बड़ा होटल, मतलब सराय होती थी जिसमें यात्री लोग विश्राम करते थे रात के लिए। तो ये बहुत बड़ा, आज भी होता है ये सराय। सराय तो अब होटलों ने ले ली ना उसकी जगह। तो सराय में जानवर बांधने की भी जगह होती थी, क्योंकि उस समय तो घोड़े, बैल, ऊंट, इनसे मूवमेंट होता था। तो उसमें उसकी भी जगह होती थी, आदमियों के रुकने की भी जगह होती थी। नहीं, मैं कह रही हूँ वो जो स्ट्रक्चर था सराय हाँ का, है, स्ट्रक्चर हैं, कई जगह पे हैं, कंप्लीट तो नहीं पर पार्ट्स बचे हुए हैं। तो पीरथला की सराय में को सेंटर रखते हुए ये युद्ध हुआ 8 जून को। इसके अंदर ये झज्जर के सैनिक थे, 3rd लाइट कैवलरी के सैनिक थे, और उसके अलावा और कई विद्रोही यूनिटें थी, जो जैसे 10th और 11th नेटिव इन्फेंट्री, 54th नेटिव इन्फेंट्री, इन सब के सैनिकों का और अंग्रेज़ों का युद्ध होता है। तो उसके अंदर ये लड़ते बड़े वो अच्छी तरह से हैं, वीरता से हैं, लेकिन कुछ इनसे गलतियां हुई जिसके कारण ये इनको पीछे हटना पड़ा। और 8-9 की रात को दिल्ली के रिज के ऊपर आके जो है अंग्रेज कब्जा कर लेता है, और उसके बाद दिल्ली का घेरा रहता है, सितंबर तक लड़ाई चलती है। अब इस दौरान जून से 8 जून, 9 जून और 24 सितंबर के बीच में जो है आसपास का जो एरिया है वो डिस्टर्ब हो रखा है। उसके अंदर विद्रोहियां कब्जा, जैसे मैंने बताया गुड़गांव पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। रोहतक से भी जो ब्रिटिशर्स थे उनको 60th बटालियन, जो नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, अंबाला से आई थी, उसने विद्रोह किया था, तो वहाँ से उनको भगा दिया था। तो रोहतक भी विद्रोहियों के पास है। झज्जर का नवाब तो मिला ही हुआ है विद्रोहियों से, तो ये उनके पास है। तो इस हालत में अंग्रेज
कोशिश कर रहा है इस एरिया को डोमिनेट करने की, मतलब वो अपना दोबारा से इसके ऊपर कंट्रोल लाने। तो इस इरादे से वो एक बड़ी टुकड़ी, एक कैप्टन हडसन होता था, उसके नेतृत्व में भेजता है रोहतक। तो वैसे तो लंबी कहानी है, उसमें खरखौदा में वो ये हडसन एक बहुत बुरी बात करता है जिसमें धोखे से वो लोगों को मारता है, एक परिवार के काफ़ी लोगों को, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी है। पर वो तो 15 अगस्त को ये पहुंचता है रोहतक। रोहतक में इसका मुकाबला होता है रसलदार बिसारत अली बबर खान 14th इर्रेगुलर कैवलरी का वो रसलदार था। ये कैवलरी होती थी उधर जो आजकल इलाका पाकिस्तान में, वहाँ इन्होंने विद्रोह किया था, वहाँ से ये आ गए थे। इनका गांव था सांपला, तो यहाँ आ गए थे और बाकी विद्रोही सैनिक भी इनके साथ हो गए थे। तो जब ये हडसन आता है रोहतक के ऊपर कब्जा करने के लिए, तो बबर खान लीड करता है सैनिकों को इसके खिलाफ। और ये पहला जो इनका युद्ध होता है वो होता है 16 अगस्त को, 16 अगस्त में रोहतक में। तो इसकी हडसन की कोशिश रहती थी कि अचानक से हमला करो और कैप्चर कर लो। तो ये वही वहाँ पे रोहतक में ट्राई करता है। बबर खान उसको बाजी को पलट देता है और ये जो है ये घबरा के पीछे हटते हैं। तो इनमें से एक टुकड़ी थी जींद के राजा की, जो अंग्रेजों का समर्थक था। वो जाके और जो झज्जर रोहतक की जेल होती थी उसमें अपने आप को बंद कर लेते हैं। और ये जो बाकी जो थे हडसन के सैनिक, ये सारे एक बोहर नाम का गांव है रोहतक के पास, उधर को विड्रॉ करते हैं। तो अगले दिन, तो उस दिन का 16 अगस्त को ये होता है, 17 को फिर से इनका झड़प होती है और ये हडसन जो है वहाँ से भाग के राई सोनीपत होते हुए वापस दिल्ली पहुँचता है और विद्रोही इनको हराते हैं। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बैटल है। इसका इनफैक्ट अंग्रेज़ों के हिसाब से तो ये इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उन्होंने तो कई पेंटिंगें बनी हैं। एक उनके ऑफिसर को तो विक्टोरिया क्रॉस खरखौदा के वो जो उसकी बिसारत अली से हुआ था झगड़ा, उसमें विक्टोरिया क्रॉस दिला है उन्होंने, उनका सबसे बड़ा, मतलब उनके हिसाब से वो इतनी इम्पोर्टेंट। तो ये होता है 16 और 17 अगस्त को ये युद्ध होता है, जिसमें विद्रोही अपना बबर खान के नेतृत्व में विजयी होते हैं। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण लड़ाई होती है वो है नजफगढ़ की, जो होती है 24, मतलब ये लड़ाई विद्रोह का ही पार्ट है। हाँ हाँ, वेरी मच। 24 अगस्त 1857 और वो थी 16-17 अगस्त 1857। तो 24 अगस्त 25 अगस्त 1857 को क्या है कि अंग्रेजों की जो मेन रसद है, सप्लाई है, वो आ रही है पंजाब से उस समय। उनका अन्न, हाँ, अन्न, इवन बारूद वगैरह उधर से आ रहा है। वो उधर सैनिकों को भी रिक्रूट कर रहे हैं, पठान रिक्रूट कर रहे हैं, पाकिस्तानी मुसलमान को रिक्रूट कर रहे हैं, सिख को रिक्रूट कर रहे हैं। वो उनकी फौज का हिस्सा बन के विद्रोहियों से लड़ने आ रहे हैं। तब पंजाब तो बहुत बड़ा था। हाँ, उस समय वो जो अब पाकिस्तानी पंजाब है वो भी इसका हिस्सा था। तो ये सब लोग इनके साथ अंग्रेज़ों के समर्थन में थे। तो इनका जो मेन सप्लाई था वो उधर से ही आ रहा था। कलकत्ता के और दिल्ली के बीच में तो कानपुर में नाना साहेब था और लखनऊ में वो थे नवाब, उन्होंने बंद कर रखा था। तो उधर से तो आ नहीं सकता था, इधर से ही आ सकता था। तो विद्रोही इस रास्ते को काटने के लिए डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे अंग्रेज़ों के पीछे से जाके, और ये जो रास्ता है करनाल से पानीपत होते हुए जो दिल्ली आ रहा है, इसको कहीं बादली और पानीपत के बीच में इस रास्ते को हम रोक देंगे ताकि अंग्रेज़ों की रसदानी बंद हो जाए। बहुत अच्छी प्लान थी और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिदारा सिंह नाम के थे, वो थे नसीराबाद ब्रिगेड के, जो विद्रोहियों की नसीराबाद से आए थे, वो थे उनके इंचार्ज। नसीराबाद राजस्थान में है। अच्छा, नसीराबाद
मेरे जिले में भी है, जलगांव जिले में। इसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं राजस्थान। और एक था क्या नाम है उसका, इनका जो विद्रोहियों का सेनापति भी था, बरेली से आए थे, तो इनका प्लान था कि भी हम इसको रास्ते को बंद कर देंगे तो अंग्रेज़ों का रसदाना बंद हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये जो रिज पे आगे बैठे हुए हैं दिल्ली के पास, इनको हम देख लेंगे। बख्त खान बरेली से जो आया था, जो सेनापति था विद्रोहियों का दिल्ली में, बख्त खान नाम था उसका। तो ये इनकी प्लान थी कि दिल्ली से निकल के शुरू में तो ये चलेंगे साउथ की तरफ, पालम आएंगे, पालम से ये मुड़ जाएंगे, वेस्ट को जाएंगे और बहादुरगढ़ होते हुए आगे जाके, और लगभग राई नाम की एक जगह, अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाएं तो राई में एक यूनिवर्सिटी भी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ के लगभग उस राय मुरथल एरिया में, मुरथल में, राई हरियाणा में आता है। राई मुरथल ये बड़े नोन जगह हैं। मुरथल में वो ढाबे बहुत हैं जिनमें बड़े लोग खाना खाने जाते हैं। तो लगभग उस इलाके में जाके उसको, सड़क को हम पकड़ लेंगे, ये इनका प्लान था। लेकिन ये प्लान लीक हो जाता है, जो जासूस होते हैं अंग्रेजों के, वो उनको बता देते। अच्छा। तो ये लोग इधर से निकले पालम, और उधर से वो अंग्रेज, एक उनका कमांडर था निकलसन, उसके नीचे अंग्रेजों की टुकड़ी वो आती है वहाँ से नांगलोई। नांगलोई गांव काफ़ी बड़ा गांव है दिल्ली बहादुरगढ़ के बीच में। वहाँ से वो घूम के नजफगढ़ की तरफ जाते हैं। उनका इरादा है कि इनको नजफगढ़ में साहिबी नदी है एक, जो चलती है राजस्थान से, रेवाड़ी के पास से होती हुई, झज्जर के पास से होती हुई, नजफगढ़ के पास से होती हुई, दिल्ली के ऊपर से जाके जमुना में मिलती है। तो निकलसन का इरादा ये था कि उनको मैं साहिबी पे रोकूंगा ताकि वो उससे आगे ना जा सके। विद्रोहियों को नहीं पता था कि उनकी प्लान अंग्रेज़ों को पता लग गई है। तो जब वो पालम से चले, और जब उन्होंने यहाँ पे नजफगढ़ के पास साहिबी का एक एक्सटेंशन निकलता है जिसको मुंगेशपुर ड्रेन कहते हैं, तो ये लगभग वहाँ पे पहुँचे, तब इनको पता लगा कि अरे वो अंग्रेज़ तो आ रहे हैं भाई, उनको पता है हमारा, तो ये जो हमारा प्लान है। तो ये लोग वहाँ नजफगढ़ में मोर्चा संभाल के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और इसमें जो नीमच ब्रिगेड थी उसको बहुत नुकसान, एक ब्रिगेड नीमच से आई हुई थी, तो उसका बहुत नुकसान होता है विद्रोहियों के का। तो इसमें कुछ लोग, जो बख्त खान था बरेली वाला, उसके विचारों के बारे में भी संदेह करते हैं कि क्या वो सच्ची मुच्ची हरवाना चाहता था इनको, क्योंकि इनके आपस में, क्या उसी ने बताया? नहीं, उसने बताया तो नहीं, पर उसका और इनका, सिंधारा सिंह का आपस में थोड़ा सा वो था प्रॉब्लम। तो इसलिए कुछ लोग वो भी सोचते हैं, पर जो भी है, ये भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई। इनफैक्ट ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके बाद से फिर विद्रोहियों ने ऐसा बड़ा जो प्लान वो नहीं बनाया उसके बाद। और उसके बाद थी बला गांव का, हम बात कर रहे थे। बला जो गांव है ये पड़ता है करनाल में। ये मान गोत्र का गांव है, मतलब जाटों का जो मान गोत्र है उसका गांव, काफ़ी बड़ा गांव है, अभी भी है। बड़ी उपजाऊ ज़मीन है उनकी, उस टाइम भी उपजाऊ थी, अच्छे खाते पीता ये था। लेकिन उस समय जो लगान था ना वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा था। लगान मतलब जो टैक्स। तो ये लोग उस बात से नाराज़ थे, और इन्होंने कई बार पिटीशन भी किया था। उस समय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पानीपत होता था। उस समय टैक्स अंग्रेजों को दिया जाता था। हाँ, तो जो डीसी पानीपत में बैठता था, उसको उन्होंने कई बार पिटीशन भी किया था कि साहब ये आप थोड़ा इसको रिव्यू करो, पर वो नहीं हुआ था। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, और इससे अब बला जो है उससे खतरा था इसको, मेन सप्लाई रूट को। अगर बला में विद्रोही और मजबूत हो गए तो ये तो इनका तो सप्लाई रूट ही खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे इन्होंने सोचा रहे ये तो गांव वाले हैं, इनको तो बड़ा आसानी से वो कर देंगे। तो इन्होंने पहले एक लगभग 1001 के आसपास के सैनिकों की टुकड़ियाँ भेजी, उसको उन्होंने हरा दिया।
और उनको भगा दिया। तो फिर इन्होंने वापस अगले दिन ये आर्टिलरी भी साथ लेके गए, तोपखाना भी। और जब तोपखाने से हमला किया तो इतनी उनमें गांव वालों के पास नहीं था, लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि नर्दक एक हरियाणा का एक हिस्सा है जिसको आम भाषा में नर्दक कहते हैं। ये मतलब खेती के हिसाब से आप देखो तो यमुना के ज़मीन को खादर, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर वाले को बांगर, और उसमें वो थोड़ा ऊंचा एरिया है जिसको नर्दक कहते हैं। उसमें पानी कम होता था पहले, आजकल तो नहरें आ गई हैं। तो नर्दक के जितने भी गांव थे, आपने जैसे कहा गुड़गांव में भी पानी कम नहीं था। तो क्या गुड़गांव का तो बुरा हाल था, वहाँ पे इतना नहीं था, वहाँ पे ठीक था पानी। नहीं तो क्या गुड़गांव को भी वैसे ही बोलते थे जो आपने बोला, कम पानी का, नर्दक, खादर? नहीं, नर्दक तो वैसे, खादर तो बढ़िया, मतलब वो पानी वाली जमीन होती थी। नहीं, पानी कम वाली कौन सी होती थी? बांगर। बांगर। तो क्या गुड़गांव भी बांगर? गुड़गांव तो बागड़ था, बागड़ मतलब रेतीला। हाँ। तो इधर तो लड़कियों की सगाई नहीं करते थे, क्योंकि पानी बहुत दूर से लाना पड़ेगा लड़की। अच्छा, मतलब जो भी ऐसा एरिया होता था उसको बागड़ बोलते थे? अलग अलग किस्म के एरिया के अलग नाम हैं। अच्छा। खादर होता है जो नदी के साथ साथ, हाँ, जहाँ पे फ्लड प्लेन, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे फ्लड प्लेन, यानी कि वो हर साल पानी के नीचे आता है, उसको कहते हैं खादर। और अभी तो वो खत्म हो गया है। अगर आप यमुना के साथ से बाहर की तरफ आना शुरू करो तो आप देखोगे कि कहीं पे 1 किलोमीटर के बाद, कहीं पे 5 किलोमीटर के बाद लगभग इस कमरे की छत जितनी ऊंची मतलब दीवार है, बाकी जो उसके बाद वाला एरिया है वो इतना ऊंचा है। अच्छा। हाँ हाँ, तो ये एक तरह से ये वाला हिस्सा हो गया खादर, और वो ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है बांगर। अगर वहां की जमीन अच्छी है तो वो बांगर है। अगर वहां की जमीन रेतीली है, सैंडी सॉइल है, तो वो बागड़ है। फिर इस एरिया में डिपेंडिंग ऑन कौन उस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, और आप जैसे गवाहन उसका कितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसके अलग अलग नाम है। तो उसमें नर्दक उस हिसाब से वो है बांगर ही, लेकिन नाम नर्दक है। तो वो नर्दक का उनका अपना भाईचारा था। तो वो सारे के सारे बला में इकट्ठे हो गए थे अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। और पहली बार जो था उन्होंने वो जो अंग्रेजों की टुकड़ी थी लगभग 1000 की, उसको हरा दिया था। और अगले दिन जब वो तोपखाना लेके आए तो भी काफ़ी वहाँ पे तगड़ा उन्होंने मोर्चा लिया। और उसके बाद वो अगली हम लड़ाई की देखते हैं जो है मंगली जमालपुर। मंगली जमालपुर गांव है हिसार के साउथ में। अच्छा। तो वहाँ पे भी बहुत सारे विद्रोही सैनिक भी और लोकल भी इकट्ठे हो गए थे। और कोई 2 महीने तक अंग्रेज़ों का जो वहाँ पे था सेना कमांडर, उसके और इनके बीच में कोई 2 महीने तक ये मंगली जमालपुर में से क्या हुआ था? क्या रीज़न थे कि उस गांव में विद्रोही आए? नहीं, ये क्या है ना कि एक वो जो थे ना एक केंद्र बन जाता है, या तो वहां से वो लीडर वहां से है, या वो जगह ऐसी है जिसका डिफेंस करना आसान है, ऊंचाई पे है, या वहां से पहले से ही कोई छोटा मोटा किला है, तो उस हिसाब से वो जगह उसका केंद्र बन जाती है। तो ये जो मंगली गांव था, इसके सैनिक बहुत सारे थे। इस गांव से बहुत सारे जो थे वो सेना में थे उस समय। तो वो जब विद्रोह करके वापस अपने गांव आए तो वो मंगली में हो गए। तो साथ वाले जो गांव थे जमालपुर वगैरह, उन वैसे वहाँ के जो गांव वाले थे वो भी इनके साथ जुड़ गए। तो ये जो थे, इन्होंने कॉटलैंड नाम का जो ब्रिटिश कमांडर था, उसके और इनके बीच में कोई महीने से ज़्यादा संघर्ष चलता है, जिसमें बीच बीच में लड़ाई हो जाती है, फिर 10-15 दिन तक दोनों चुप बैठे हैं, फिर से लड़ाई हो जाती है। इस ढंग से नारनौल का जो युद्ध था वो अपने आप में बड़ा विशेष था। एक टुकड़ी होती थी जोधपुर लांसर्स, लीजन, जोधपुर लीजन, जो जोधपुर राजा उसका पैसा देता था, लेकिन अंग्रेज उसका कमांड करता था। अच्छा। और जोधपुर की प्रोटेक्शन के लिए था वो। तो वो एक अरनीपुर नाम की जगह है, पाली नाम का शहर है राजस्थान में, उसके पास। तो वहाँ पे इनकी कैंटोनमेंट थी। ये जो सैनिक थे ये राजस्थानी नहीं थे, ये थे या तो अवध वगैरह से पूरबिया, या हरियाणा से,
जो उनका कैवलरी था वो हरियाणा से था, और जो मोटे तौर पे मतलब 100% नहीं बट 70% जो उनके कैवलरी थी वो हरियाणा से थी, और 70% उनकी इन्फेंट्री वो अवध से थी। बाकी 30% बाकी जगहों के भी हो सकते हैं, ऐसे था। तो ये लोग अरनीपुर में विद्रोह करके, और वहाँ पे 2-3 बार इन्होंने वहाँ के जितने भी अंग्रेज वो थे सेना बल, उनको हराया। जब दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई एक बार तो हम भी को देखते हैं अंग्रेज में कितना दम है। तो इन्होंने अपना नाम रखा फौजे शहीदा, शहीदों की फौज, और ये वहाँ से चले, अक्टूबर में वहाँ से चलते। दिल्ली 24 सितंबर को अंग्रेजों के कब्जे में आ गया है, आ गई, दिल्ली पे कब्जा हो गया था उनका। ये लोग उस समय थे अरनीपुरा, वहां से ये अक्टूबर के शुरू में चलते हैं, ये डिसाइड करने के भाई एक बार आखिरी बार अंग्रेजों से 2-2 हाथ हमने करने हैं। और ये लगभग 8-9 नवंबर के आसपास पहुंच जाते हैं नारनौल के पास। इधर क्या था कि दिल्ली पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो वो जो झज्जर के नवाब के सैनिक थे जिसको उनका ससुर अब उस समद खान कमांड कर रहा था, वो भी दिल्ली से निकल आए। जो बच गए, जो मर गए तो मर गए, जो बच गए वो निकल आए। अब इन्होंने, नवाब ने और उसके ससुर ने आपस में बातचीत की कि भाई अंग्रेज जीत तो रहा है, अंग्रेज जीतेगा दिख रहा है, तो अब हम में से एक ब्लेम ले ले ताकि दूसरा बच जाए। तो एक ब्लेम ले, अपने ऊपर दोष ले लो, हाँ, ताकि दूसरा बच जाए, मतलब दोनों खत्म ना हो। हाँ। तो डिसाइड ये उन्होंने किया कि नवाब कहेगा कि मैं तो मजबूर था, मेरी तो चल ही नहीं रही थी, मेरा ससुर अपनी मर्जी चला रहा था, और वो था। सर, अब जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, या भारत के बाहर भी कई देशों में युद्ध चल रहा है, लेकिन कितने भी दूर हो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स जो होते हैं संपूर्ण वर्ल्ड पे होते हैं, पूरे वर्ल्ड पे। तो जब हरियाणा में ही इतनी लड़ाइयाँ चल रही थी, आपने कहा नारनौल में था, नजफगढ़ में था, बल्ला में था, तो हरियाणा की आम जनता के ऊपर, हरियाणा के आम जीवन पे ऊपर इसका क्या असर था? और आपको क्या लगता है कि ये विद्रोही जो थे हरियाणा से, ये कितने शहीद हुए होंगे, कितने लोगों ने खुद लड़के नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी उसकी वजह से अपनी जान गंवाई होगी? इसके कई असर हुए। एक तो जो इमीडिएट उसी समय जो असर हो रहा था वो एक लॉन्ग टर्म। इमीडिएट जो असर था वो था कि कई बार पूरे के पूरे गांव गुस्से का भी शिकार हो गए, एक का गुस्सा या दूसरे का। जैसे ये अपना राई के आसपास के गांव जो हैं, राई मुरथल के आसपास के गांव, तो इनके ऊपर कई गांवों को अंग्रेजों ने सिर्फ संदेह के आधार पे जला दिया था कि मतलब ये यहाँ से विद्रोही है या यहाँ पे। उनका क्या था कि जब विद्रोह शुरू हुआ था तो बहुत सारे अंग्रेज और यूरोपियन जो दिल्ली में थे वो भाग के करनाल अंबाला की तरफ गए थे। तो उनमें से रास्ते में अगर किसी को भी किसी भी किस्म का किसी ने कुछ बोला होगा तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने उसका 100 गुना कार्रवाई करी। यानी अगर कहीं पे उनके किसी ने पत्थर मारा है तो अब आगे उसको फांसी दे दो, इस टाइप का। तो ऐसा बहुत सारे जो थे इस इलाके के गांव, उनको बड़ा वो दुख झेलना पड़ा। फिर ऐसे ही पूरा वहाँ से शुरू करके सिरसा से लेके और हिसार तक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, इसके आसपास के जितने भी गांव थे, जैसे मैंने नाम लिया मंगली, जमालपुर और ऊपर उधर भी सिरसा के आसपास, ये सारे के सारे गांव तबाह हुए। खुद जो कॉटलैंड वहाँ पे इनका सैन्य कमांडर था वो खुद अंदाज़ा बताता है अपने आप, लगभग 1200 से ज़्यादा लोगों को युद्ध में मारने का। हरियाणा से जो उसी नहीं सिर्फ हिसार और सिरसा में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इतने से ज़्यादा के तो वो अपना अंदाज़ा बताता है। और इधर जैसे मैंने बताया ये जो मुरथल और आसपास के एरिया में बला, जिसकी मैंने युद्ध का जिक्र किया, उसमें अंग्रेजों ने खुद नोट किया कि ऐसा कोई घर नहीं था नर्दक में
वो जो उनका पूरा भाईचारा था उसमें ऐसा कोई घर नहीं था जिसका एक आध व्यक्ति उस लड़ाई में शहीद नहीं हो। इतने ज्यादा वहां से मरे। ये तो एक मोटा वो अंदाजे थे कि भाई लगभग इतना। तो अब आप नर्दक में उस समय आप अगर मान लो 200 गांव भी थे तो 200 तो सीधे सीधे यही हो गए। 200 घर मतलब गांव थे, और हर गांव में अगर 50 घर भी थे तो 10,000 हो गए। उसके बाद आप आइए ये जो से मेवात, मेवात के अंदर कोई 50 गांव ऐसे थे जो अंग्रेजों ने उस समय जलाए थे। और उनके जो बासिंदे थे, जो उनके नागरिक थे, उनके मारा भी। तो आप अंदर, पर यहाँ के गांव छोटे थे, उतने बड़े गांव नहीं थे यहाँ पे जितने मतलब वो बला और वो वाले। पर इन छोटे गांव में भी अगर आप 50 गांव में यूं मान लो कि हर एक गांव में 20 भी मारे तो 1000 हो, तो कम से कम हो गए। जबकि मेवात में बहुत समय तक युद्ध चला है, मेवात में दिसंबर तक चला है। तो मेवात में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हरियाणा का में हुआ है वो मेवात में, और जो वहाँ के जो लोकल हैं वो ये मान के चलते हैं कि लगभग 2000 के आसपास हमारे व्यक्ति उसमें मरे। तो उसके बाद जो है आपका ये जो मेन लड़ाइयाँ हुई इनके अंदर तो है ही। फिर आता है उसके बाद जब विद्रोह खत्म हो गया इलाके पे, लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स हुए नहीं, इमीडिएट ही। तो वो है कि जब अंग्रेजों ने उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू की, जब उनके कोई जासूस या खबरी वगैरह ने आगे बताया भी ये भी था उसमें शामिल हुआ, तो ऐसे हमारे पास लिस्ट है 600 से ज्यादा नामों की लिस्ट है। हाँ, जिनको उन्होंने फांसी दी या तोप से उड़ाया बाद के। वो पहले वाले जो मर गए लड़ाई वगैरह में वो अलग है। तो मोटा मोटा जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट, ये जो लिस्ट है वो कहा किसने डॉक्यूमेंटेड की? मेरी बुक अच्छा, आपकी बुक में भी है। तो आप यूं मोटा अंदाजा ये लगाइए कि एनीवेयर बिटवीन 3 to 5,000 तो लोग उसमें जरूर सीधे सीधे शहीद हुए। ये तो थे इमीडिएट। अब लॉन्ग टर्म क्या हुआ कि हरियाणा का पूरा सिस्टम खत्म, वो बहुत सारे नवाबियत खत्म हो गए। अच्छा, लोगों को जो पहले उनकी तरफ से थोड़ा बहुत अगर रिलीफ मिल भी जाता था टैक्स वगैरह में, वो मिलना बंद हो गया। फिर सबसे बड़ी बात क्या हुई कि हमारे को पंजाब के साथ जोड़ दिया गया। हम हमेशा से दिल्ली सूबा और लाहौर सूबा अलग अलग रहे हैं, मुगलों के टाइम से, उससे पहले भी ये जोड़ा गया। तो अब जो थे हम उस स्टेट के माइनॉरिटी बन गए। हमारी भाषा अलग, हमारा रहन सहन अलग, और हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आया, जैसे आज़ादी से पहले की कोई नहर हमारे यहाँ नहीं बनी है। एक नहर जो इस इलाके के एक माने हुए नेता हुए हैं सर छोटू राम, उन्होंने जो ये भाखड़ा नंगल प्लान किया था नहर, ये इस इलाके के लिए था। लेकिन क्योंकि ये उनके मरने के बाद बना तो इसका भी पानी हरियाणा को बहुत कम मिला। तो ये जो था इसका ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट कि हमारा जो डेवलपमेंट था वो स्टंट हो गया। तो ये दो बड़े इम्पैक्ट हुए हैं हमारे ऊपर के। शॉर्ट टर्म में तो वो था कि लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, और लॉन्ग टर्म में तो ये था कि डेवलपमेंट वगैरह ही 1966 के बाद ही शुरू होती है। फिर बीच में तो डेवलपमेंट लगभग नेग्लिजिबल है। एजुकेशन का हमारे यहाँ पे कॉलेज नहीं थे, आज़ादी से कुछ पहले ही हमारे यहाँ पे कॉलेज बना है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी बनी 1857। मतलब पंजाब में हरियाणा बैकवर्ड था। हाँ, पंजाब का पार्ट बना हरियाणा 1857 की लड़ाई की वजह से। हाँ, उसके पहले दिल्ली से जुड़ा हुआ था। दिल्ली सूबा था, कभी हम पंजाब का हिस्सा नहीं थे। कितना कितना सीखने को मिलता है, ये बात मुझे पता नहीं थी। ये पता चली हमारे पहले जो एपिसोड हमने शूट किए तब मुझे पता चला कि हरियाणा पंजाब का एक माइनॉरिटी पार्ट था, लेकिन अब वो हुआ क्यों ये अब पता चला। पनिशमेंट थी 1857 के लिए। यस सर, हम अभी इस पार्ट को इस टॉपिक पे रुकते हैं। 1857 के जो लड़ाइयाँ हुई हरियाणा में, उसका हमने ऑलमोस्ट
फ्लो में पूरा ही कवर कर लिया। जो भी हिस्ट्री के एंथुसियास्ट है, जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो भी विद्यार्थी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, मुझे लगता है ये एपिसोड उनके लिए इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यू। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।